अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 705वां सबक है। मोहतरम बुज़ुर्गों, ये आसाम में जब से एनआरसी का मसला खड़ा हुआ है, हमारे पूरे मुल्क में एक भौचाल, एक तूफ़ान आया हुआ है। किसी भी न्यूज़ चैनल को अगर आप ऑन करेंगे तो उसके ऊपर आपको एनआरसी की डिबेट चलती हुई मिलेंगी। उसमें लड़ाई झगड़े, तेरी मेरी, मारा मारी, ये इस पे इल्ज़ाम, वो उस पे इल्ज़ाम। और बहुत सारे मेरे तुम्हारे जैसे मुसलमान जो आसाम से हज़ारों किलोमीटर दूरी के फासले पर रहते हैं, हम लोगों को इस मसले की पूरी तहक़ीक़ भी नहीं है, ये मसला क्या है, क्यों है। तो मैं देखता हूँ बहुत से मुसलमान, उन्होंने अभी से इस मसले के ऊपर मातम मनाना, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। हालांकि ये मसले की हकीकत क्या है उनको कुछ पता नहीं है। और बहुत सारे अपने चैनल्स को चमकाने के लिए, अपने आप को मुसलमानों का सच्चा हमदर्द करार देने के लिए, उन्होंने इस मसले को अपने लिए भांडवल की तरह से, सामान्य तिजारत की तरह से मार्केट के अंदर ऐसे लॉन्च किया। देखिए, आसाम के 40 लाख मुसलमानों को बांग्लादेशी करार दे दिया गया है। और मुझे इतना अफसोस होता है, मैं जब इस तरह की निगेटिव ख़बरें पढ़ता हूँ और निगेटिव ख़बरें सुनता हूँ, लेकिन हमारी मुसलमानों की अक्सरियत ऐसी है। आज हमारी टोटल मेंटालिटी जो है वो निगेटिव बन चुकी है। मुसलमानों के तरक्की, मुसलमानों के कामयाबी की ख़बरें अगर हमको सुनाई जाए, उसमें हमको उतना मज़ा नहीं आता है। लेकिन जैसे ही अगर हमको निगेटिव ख़बर सुनाई जाए, फलाने इलाके में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, तो आप देखेंगे वही ख़बर 200 लोग आपको भेजेंगे। फलाने इलाके के अंदर मुसलमानों के साथ में ऐसा सुलूक किया गया, फ़ौरन आपको 1500 लोग वो मैसेज भेजेंगे। क्यों? मेंटालिटी बन गई हुई है हमारी निगेटिव सोचने की, निगेटिव देखने की। उसकी तहकीकात नहीं करेंगे, उसकी पूरी मालूमात हासिल नहीं करेंगे, बस उसके ऊपर तबसरे और अपनी टपरी चमकाने के लिए, अपने चैनल चमकाने के लिए, अपने कलम चमकाने के लिए, अपनी पोजीशन चमकाने के लिए उस मसले को इस्तेमाल करेंगे। पूरी तरह से उसको भुनाने की फ़िक्र और कोशिश करेंगे। ये हमारी थिंकिंग बनी हुई है। मैं आपको मिसाल दे के बताता हूँ। अगर हमको ये बताया जाए कि अल्हम्दुलिल्लाह एक मदरसा, वहाँ पे ऐसी तालीम होती है, वैसी तालीम होती है, बच्चों के तालीम का ऐसा इंतज़ाम है, तरबियत का वैसा इंतज़ाम है, खाने का ऐसा इंतज़ाम है, रहने का ऐसा इंतज़ाम है, कभी हमको उतनी खुशी नहीं होगी जितनी जब हमने ये ख़बर सुने, अरे वो मदरसे के अंदर फलाने उस्ताद ने ऐसा कर दिया, फलाने उस्ताद ने वैसा कर दिया। अब उसके बाद तो पूरे मार्केट में आग लग जाएगी, तूफान। क्यों? फितरत बनी हुई है निगेटिव बातें सुनने की और निगेटिव बातों पे रिएक्ट करने की। उनकी अच्छाइयों के ऊपर कोई रिएक्शन आपको सुनने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही कोई निगेटिव बात सुने, उसके बाद में सब ऐसा एक्टिवेटेड हो जाएंगे। इसलिए कि फितरत बनी हुई है निगेटिव सोचने की, निगेटिव सुनने की और निगेटिव बातों के ऊपर फ़ौरन आमन्ना व सद्दक़ना कहकर उसको मार्केट के अंदर शेयर करने की। और ये सारी चीज़ें एनआरसी के मसले के साथ में भी हो रही है। मातम मनाना शुरू कर दिए मुसलमानों ने अभी से। उनको हकीकत पता नहीं, उसकी डीप स्टडी नहीं, कुछ भी नहीं है। अल्लाह मेरी तुम्हारी हिफाजत फरमाए मेरे मोहतरम बुजुर्गों।
हम लोग सिर्फ टीवी चैनलों के ऊपर देखकर, हमको कुछ पता ही नहीं है। अरे बाबा, एनआरसी क्या है, ये एनआरसी कमेटी किसे कहते हैं, गवर्नमेंट ने किस लिए इसको बनाया था? मुख्तसर तारीख में आपको बता दूं, 1971 के अंदर जो आज का बांग्लादेश है वो किसी ज़माने में पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था और उसे मशरिकी पाकिस्तान कहते थे। अब दोनों मुल्कों के दरमियान में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। बांग्लादेश के अंदर लोगों पे जुल्म और सितम, और नौबत यहाँ तक पहुँची कि वहाँ के लोगों ने अपना मुल्क छोड़कर दूसरे इलाकों में हिजरत करना शुरू कर दिए। उस वक्त हमारे मुल्क में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी। इंदिरा गांधी ने हिंदुस्तान के दरवाज़े बांग्लादेश के अंदर जो लोग थे उनके लिए खोल दिए। कहा कि भाई तुम हमारे मुल्क में आ जाओ, जब तुम्हारा अपना मुल्क बन जाएगा उसके बाद तुम अपने मुल्क को वापस चले जाना। अब लाखों की तादाद में लोग हिंदुस्तान के अंदर आ गए और बांग्लादेश जो आज का है उसमें जंग चलती रही। वो जंग ख़त्म हो गई। ख़त्म होने के बाद वो एक अपना अलग मुल्क बन गया, आज़ाद मुल्क। जब वो आज़ाद मुल्क बन गया तो हमारी गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया, भाई देखो अब तुम्हारा अपना मुल्क बन चुका है, तुम अपने मुल्क को वापस जा सकते हो। तो लाखों लोग वो अपना बोरिया बिस्तर सामान वगैरह समेट कर अपने मुल्क को वापस चले गए और सालों तक उसका सिलसिला चलता रहा वापस जाने वालों का। लेकिन फिर बहुत बड़ी तादाद ऐसों की भी थी जो हिंदुस्तान आए तो सही लेकिन वापस अपने मुल्क में नहीं गए। तो फिर गवर्नमेंट को ये कमेटी बनानी पड़ी कि भाई जो लोग बॉर्डर एरियाज़ के अंदर रहते हैं वो लोग 24 मार्च 1971 से पहले का कोई भी गवर्नमेंट पेपर वो एनआरसी कमेटी में सबमिट करे, उनको दिखाए, उनको बताए कि भाई जो ये नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का आप कार्ड दे रहे हो लोगों को, उसके अंदर नाम लिख रहे हो, ये हमारे पास में डॉक्यूमेंट्स है, हम ओरिजिनल इंडिया के रहने वाले हैं और 24 मार्च 1971 से पहले का ये हमारा डॉक्यूमेंट है। अब ये एकदम सादा सिंपल मेथड है। आपने एनआरसी कमेटी में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, उसके बावजूद अगर आपका नाम उस लिस्ट में नहीं आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्ट बांग्लादेशी करार दे दिए गए। अरे भाई थोड़ा सबर थोड़ा सा। पहली लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं आया है तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है दूसरी लिस्ट में आएगा, दूसरी में नहीं आया है तीसरी में आएगा। उसकी लिस्ट जो है वो एक के पीछे आने वाली है। और अगर तीनों लिस्टों में भी आपका नाम नहीं आया तब भी आपको डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास 24 मार्च 1971 से पहले का डॉक्यूमेंट्स है तो आप अपने बस्ती के जो दीवानी कोर्ट होती है उसके अंदर एप्लीकेशन दे सकते हो कि मैं तो यहाँ का रेसिडेंशियल हूँ। दीवानी कोर्ट से भी अगर आपके अगेंस्ट में फैसला आता है तो आपके पास सेशन कोर्ट का ऑप्शन है। सेशन कोर्ट से भी अगर आपके अगेंस्ट में फैसला आता है तो आपके पास हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सारी प्रोसेसिंग अभी बाकी है। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अफसोस होता है, मुझे अफसोस कि हमारी कौम के ही नादानों ने हमारे उन भाइयों को खुद बांग्लादेशी करार देकर अपनी टपरियां, अपनी दुकानें, अपनी लीडरशिप और अपने बड़ेपन को चमकाने के लिए अभी से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। कौन बोला आपको जुल्म हो रहा है? क्योंकि आपकी दिमाग की जो सोच है वो गंदी और निगेटिव हो चुकी है, इसलिए आपको सिर्फ निगेटिव दिखाई दे रहा है। आप उसको निगेटिव बना के पेश करना चाह रहे हो पूरी कौम के सामने। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अरे हम कब पॉजिटिव बनेंगे, कब हमारी सोच
1000 मरतबा हम खुद इस्लाह मुआशरा के असबाक में ये बोल चुके हैं, अरे अपने आप को ऐसा मजबूत बनाओ, अपनी मेंटलिटी को ऐसा बिल्डअप करो कि 1000 लोग भी अगर आपके सामने आकर किसी की बुराई करे और निगेटिव बात करे तो आप इतने मजबूत होना चाहिए कि जब तक मैं मेरी आंखों से ना देख लूं, मैं खुद तहकीकात ना कर लूं, मुझे तुम 1000 लोगों की बात पे भी भरोसा नहीं है। इंसान ने ऐसा बनाना चाहिए अपने आप को, ऐसा बिल्डअप करना चाहिए अपने आप को। लेकिन हमारा हाल तो ये है, ऐसे निगेटिव हो चुके हैं हम। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए और हमारे हाल पे रहम फरमाए कि हम अच्छाइयाँ सुनेंगे, उसके ऊपर कभी भी यकीन नहीं करेंगे, लेकिन खाली पादने की देर है, एक आधे ने फुसकी छोड़ने की देर है, उसके बाद देखना फिर हमारा हाल है। और वही हम एनआरसी कमेटी के मामले में जो है कर रहे हैं। कोई स्टडी नहीं, कोई तहकीक नहीं, कोई मुताला नहीं, और ख़ुद अपनी तरफ से ही वो बेचारे जो 40 लाख लोग हैं उसमें खाली मुसलमान नहीं है, हमारे हिंदू भाई भी है, दूसरे समाज के लोग भी है, लेकिन हमको ये पता ही नहीं है कि उसमें हिंदू भाइयों के भी नाम है। हमारे यहाँ तो खबरें चल रही है 40 लाख मुसलमान। निगेटिव सोचने की आदत पड़ गई ना। अब कल भी मैंने शायद ये बात बताया था कि मुंबई के अंदर खुद एक मुसलमान ने दूसरे मुसलमान लड़की का, जो उसके साथ काम करती थी, 14 मरतबा चाकू मारकर कत्ल कर दिया। किसी को पता भी नहीं है ये खबर, लेकिन वहीं पर अगर मुसलमान की बजाय कोई दूसरे समाज का लड़का होता था, फिर हमारी कौम रोडों पे, रास्तों पे धरने, आंदोलन, उपोषण, मेमोरेंडम। क्यों? जातिवाद हो रहा है, बोले जुल्म हो रहा है मुसलमान लड़की पे, फुलाने समाज के, फुलाने कौम के लड़के ने, क्योंकि हमारा नजरिया निगेटिव बन चुका है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। पॉजिटिव सोचने की आदत रही नहीं। इसीलिए पिछले दिनों एक हमारी हिंदू बहन, उसने इस्लाम की कुछ इबादतों के ऊपर एतराज़ी बयान दिया, मैंने उसका भी जवाब दिया हूँ, वो है यूट्यूब के ऊपर। तो मैंने देखा ऐसा तूफान आ गया, कम से कम 500 से ऊपर लोगों ने मुझे भेज दिए वो मैसेज, हर ग्रुप में 10-10 मरतबा डाल रहे वो। और बाज जो हमारे अपने आप को बहुत बड़ा सोशल मीडिया का तीसमार खां समझने वाले हैं, उन्होंने उसके नीचे टाइटल भी डाल दिया, मुसलमानों इस्लाम खतरे में और तुम्हारा मुस्तकबिल अंधेरे में। शाबाश, यही तेरी मर्दानगी है। पलंग के नीचे छुप के खाली मैसेज कर कि मुसलमानों का मुस्तकबिल अंधेरे में, मतलब एक औरत के बयान पर इसको अपना मुस्तकबिल अंधेरे में नजर आ रहा है। इतने तो बड़े बड़े मर्द हैं हमारी कौम के अंदर। तो वो एक औरत, उसने इस्लाम की इबादतों पे एतराज़ी बयान दिया, वो पूरी कौम को नजर आया। लेकिन मैं कहता हूं, मैंने जब यूट्यूब के ऊपर तहकीकात की तो कम से कम हमारी 10 से ज़्यादा हिंदू बहनें हैं जिन्होंने उसी औरत को मुंहतोड़ जवाब दिया। लेकिन हमको वो 10 वीडियो नज़र नहीं आएंगे जिन बहनों ने उस औरत को मुंहतोड़ जवाब दिया। बहुत सारी बहनों ने कहा कि मेरा घर मस्जिद के बाजू में है, मैं बचपन से अजान सुनते आ रही हूँ, मस्जिद में खेलने के लिए जाती थी, मैंने अपनी आंखों से देखी हूँ कि मस्जिद के अंदर जो सिखाया जाता है वो दुनिया के किसी भी और जगह पर नहीं सिखाया जाता है। ये एक हिंदू बहन बोल रही है मुसलमानों की ताईद में, मगर मुसलमानों को ये नहीं मालूम है। क्यों? निगेटिव कौम है भाई, इनको तो खाली वो एक औरत नजर आएंगी जिसने इस्लाम की इबादतों के खिलाफ बयान दिया है, वो 10 नहीं नजर आएंगी इनको। और फिर मैंने मर्दों में देखा, कम से कम 50 से ज़्यादा लोगों ने, उसमें हिंदू भी है, दलित भी है, सिख भाई भी है, जिन्होंने उस औरत को मुंहतोड़ जवाब दिया। और सिलसिला चालू है, रोज़ कोई ना कोई एक वीडियो बनाकर डालता है और इस्लाम का डिफेंस करता है कि यह औरत पागल है, जिसको अक्ल नहीं है,
जिसने इस्लाम की बातों पर इस तरीके से एतराज़ किया, वो हमारे हिंदू भाई हिंदू बहनें ही डिफेंस कर रहे हैं। लेकिन हमको वो नहीं नज़र आएगा, निगेटिव सोचने की आदत बन गई हुई है। इसके लिए मैं दरख्वास्त करूँगा, ये टीवी चैनलों पे देखकर ये डिबेट जो होते हैं, यहाँ पे वही लोग जाते हैं जिनको अपनी टपरियाँ चमकाने की होती है। मेरे पास भी एक चैनल वाले आए थे एक मसले के सिलसिले में। मैंने कहा भाई मैं LKG UKG का टीचर हूँ, मैं छोटे बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं तुमको बड़े बड़े प्रोफेसर आचार्य और प्राचार्यों के नाम लिख कर देता हूँ, जाओ उनका इंटरव्यू जाकर लो, मेरा लोगे कुछ फ़ायदा नहीं है, मुझे कोई पहचानता नहीं, मैं एक अननोन पर्सन हूँ। और मैंने उनको रवानगी के आदाब दे दिए। तो इसके लिए निगेटिव मत बनो, पॉजिटिव सोचो। अल्लाह मुझे आपको पॉजिटिव बनाए और पूरे आलम में इंसानों की और पूरे कौम की और मानवता की हिफाजत फरमाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।